नमस्कार। औरत, स्त्री, महिला जो भी है उसकी वजह से ही इस जहां में सबका वजूद है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग। हम भारतीय समाज के लोग या दुनिया में जो दूसरे समाज के लोग हैं वहाँ की तुलना में यहाँ औरतों की थोड़ी ज़्यादा पूजा करते हैं, खास करके पत्थर की मूर्तियाँ बना करके या संस्मरणों में गा करके, कह करके। लेकिन व्यवहार में हम औरतों के साथ समानता की बात, प्रतिष्ठा की साथ बात भूल जाते हैं या जानबूझ के नहीं करते हैं। इसका बहाना भांति भांति का है सबके पास। किसी के पास बहाना यह है कि पितृसत्तात्मक समाज है, इस वजह से वहाँ पर ये होता है। लेकिन जहाँ मातृसत्तात्मक समाज है वहाँ भी लगभग यही स्थिति है कि उनको बहुत सारे मामलों में अधिकार नहीं है। 5th शेड्यूल का इलाके में ट्राइब्स हों या 6th शेड्यूल के इलाके के ट्राइब्स हों, जहाँ कंप्लीट मातृसत्तात्मक समाज है 6th शेड्यूल के इलाके में, ट्राइब्स में, वहाँ पहली बार 70-75 सालों में 2 महिलाएं नागालैंड विधानसभा में गई। लंबे समय से मुझे लगता है करीब करीब 3-4 दशक से यह मांग होती रही है कि संसद में, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण किया जाए। हर पार्टी मांग करती है, सत्ता में रहती है तब भी बात करती है, विपक्ष में रहती है तब भी बात करती है, लेकिन वह आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि बेजरूरत आरक्षणों की फहरिस्त लगी हुई है। क्या है इसके पीछे कारण? पितृसत्तात्मक समाज है, वह सोच है, वो लोग बैठे हैं, वह सोच है। दूसरे कि हर बात के लिए महिला ही महिला की दुश्मन है। बहुत सारे मामलों में, प्रैक्टिकल मामलों में यह दिखता भी है। महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा जोर है। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपसे रूबरू हो रहे हैं। महिलाओं की दशा दिशा क्या है और ग्लोबलाइजेशन के बाद, ग्लोबलाइजेशन के पहले, आज़ादी के पहले हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी महिलाएं हुई हैं जिनकी अब पूजा की जाती है मंदिरों में बिठा करके। उनके रास्ते पर कोई चलता नहीं, जैसे बिरसा मुंडा के रास्ते पर कोई नहीं चलता, फूलो झानो के रास्ते पर कोई चलना नहीं चाहता, सिर्फ उसके बारे में बात करेगा, बड़ी बड़ी बात करेगा। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ समाज का जो खास वर्ग है, प्राध्यापकों का, शिक्षकों का, जो गढ़ते हैं पत्थर की मूर्तियाँ या पत्थर पे जान डाल करके जो आदमी पत्थर रूपी है उन बच्चों को आदमी बनाते हैं, पूर्ण रूपेण आदमी बनाते हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच सके, समझ सके। उन्हीं से बात करते हैं महिला सशक्तिकरण पर, महिला मुद्दों पर। क्या सिचुएशन है, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वह कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहेगा या ख़त्म होने की गुंजाइश है। उनके अधिकार, उनके सोच, उनकी दृष्टि में बदलाव कैसे आएगा। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजश्री वर्मा, जो जेवियर समाज सेवा संस्थान XISS में प्राध्यापक हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर नसरीन जमाल, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू मिंज, जो इतिहास पढ़ाती हैं डोरंडा कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी में, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में प्राध्यापक है। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। मीनाक्षी जी, आपसे शुरू करूँ। आप मुझे यह बताइए कि सबसे बेहतरीन कम्युनिटी ट्राइब्स माने जाते हैं, अब उसमें भी बाजार का प्रभाव वैसे ही घुस रहा है, उसी ढंग से घुस रहा है। जो पेट्रियटिक सोसाइटी है उसकी बुराइयां उसी ढंग से घुस रही हैं। सशक्तिकरण में मीनाक्षी मुंडा याद दिख रही है, सशक्त हो गई और आ गई स्टूडियो में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंच गई, राष्ट्रपति बन गई। उतना ही भर सशक्तिकरण है क्या? मेरे ख्याल से सिर्फ अगर आदिवासी समाज की हम बात करते हैं, नहीं, आप ले सकती हैं सभी समाज की। हमने आपको कहा कि आपको ज़्यादा अनुभव, इसलिए ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, इसलिए हमने आपको कहा। एक समाज को पहले के जो स्थिति थी स्त्रियों की और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो मैं कहना चाहूँगी पहले से काफ़ी हद तक शिक्षित
और सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी देखेंगे तो महिलाएं अभी बहुत हद तक आगे आ चुकी हैं। और विमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करेंगे तो सबसे पहले शिक्षा को हम पहला दर्जा देते हैं। तो उस क्षेत्र में भी अब पहले की तरह ऐसा नहीं है कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने से रोका जा रहा है, या फिर सामाजिक रूप से ऐसा बंधन में बांधा जा रहा है कि महिलाएं आगे ना पढ़े, आगे दूसरे कार्य क्षेत्रों में ना जाए। तो ये सारे बंधन तो अब काफ़ी हद तक टूट रहे हैं। अगर हम 1908 के समय का जो दौर था उसको और आज 2023 से हम देखते हैं या फिर तुलना करते हैं तो 50% हम कह सकते हैं कि उस दायरे तक हम आगे बढ़ चुके हैं, और उम्मीद है कि थोड़े और आगे कदम बढ़ेंगे। डॉक्टर राजश्री, आप जो पढ़ कर के आई या जो पढ़ाती हैं, उस समय के टेन्योर में और अभी के टेन्योर में एजुकेशन के मामले में सिर्फ जॉब के लिए, सिर्फ रोजगार के लिए, या सचमुच में समाज सेवा के लिए, पढ़ने के लिए लोग आते हैं, पढ़ते हैं और अपने एक बेहतरीन पूर्ण मनुष्य बन करके दूसरे को पूर्णता देने जाते हैं? क्या है स्थिति खास करके इस मामले में? और आपके यहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें समानता की पढ़ाई होती है क्या? आपने समानता की पढ़ाई अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में की क्या? घर की बात छोड़ी, घर में तो होगा तभी तो आप यहाँ पहुँच पाएंगे। सही बात आपने कही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस वक्त मैं पढ़ रही थी उस समय हमारे पास कई सारे ऐसे कोर्सेज थे जिनमें समानता की पढ़ाई होती थी। मैं खुद अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो हमारे यहाँ इसकी पढ़ाई ज़रूर होती थी, पर एकदम अलग से एक कोर्स हो जो जेंडर स्टडीज़ के ऊपर हो, ये थोड़े कम थे। और आज के समय में हम जब देखते हैं तो हमारे पास कई सारे इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस हैं जो विमेन स्टडीज़ को लेके, जेंडर स्टडीज़ को लेकर के कोर्सेज चला रहे हैं, जिसमें कई महिलाएं आ रही हैं। और अक्रॉस इंडिया आपके पास ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो इन तरह के कोर्सेज़ को रन कर रही हैं, जो शायद हम जिस वक्त स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय इनकी काउंट कम थी। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, क्योंकि आपने ये भी पूछा कि अभी आप पढ़ा रही हैं कि नहीं पढ़ा रही हैं, मैं ग्रामीण प्रबंधन विभाग से आती हूं, ज़ेवियर समाज सेवा संस्थान से। मैं खुद वो कोर्स लेती हूं जिस कोर्स में हम लोग जेंडर के ऊपर बात करते हैं, जेंडर एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, अलग पर्सपेक्टिव्स डिस्कस उसमें करते हैं, राइट्स के ऊपर बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स, हेल्थ राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं अपना पिछला 20 साल देखूँ जब से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में आई हूँ, पहले इस ग्रामीण प्रबंधन को लेकर के लड़कियाँ कम दिखती थी। आप समाज सुधार की बात कर रहे थे, कम दिखती थी। और हमारे जब हम लोग क्लासरूम में जाया करते थे तो लड़के थोड़े ज़्यादा दिखते थे, लड़कियाँ थोड़ी कम दिखती थी। पर ये बहुत खूबसूरत है देखना कि समय बीतता गया और धीरे धीरे हमने देखा कि क्लास की आधी आबादी लड़कियों की हो गई, और हमने कुछ ऐसे बैचेस भी देखे हैं जिस बैच में लड़कियाँ ज़्यादा थी। मैं इसमें ये भी सोचती हूँ कि सिर्फ उस लड़की की चाहत नहीं है कि वो इन चीज़ों में आगे आना चाह रही है, ये भी बात है कि परिवार अपने आप को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है कि हम अपनी बच्चियों को उस फील्ड में डाल दें जिस फील्ड को लेकर के कई सारी भ्रांतियां हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर में महिलाएं कैसे काम करेंगी, क्या काम करेंगी, किधर जाएंगी, कहाँ रहेंगी, क्लोज रूम ऑफिस नहीं है कि 9 से 4 घड़ी दे के आप काम कर रहे हैं। तो कई तरह के बदलाव दिख रहे हैं और उम्मीद तो हम ये भी कर रहे हैं कि आगे और बदलाव आएगा। लेकिन जहाँ तक आप ये समाज सुधार की बात कर रहे थे, पहले जो सोच हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ समाज सुधार हुआ करता था, लेकिन मैं इसको गलत तरीके से नहीं देखती। मैं ये सोचती हूँ कि आज वो चाहते हैं कि हमारी आमदनी भी अच्छी हो, अच्छी संस्थाओं में हम काम करें और साथ में हम समाज के लिए भी काम करें। तो अब ये एक कॉम्बिनेशन चॉइस आ रहा है जहाँ पे लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, देश के लिए, समाज के लिए काम भी करना चाह रही हैं और साथ में ऐसी संस्थाओं में काम कर रही हैं जिसकी पे पैकेज अच्छी है, स्ट्रक्चर अच्छी है। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार भी ये चाहता है कि हमारी लड़कियाँ सशक्त हो, लाइवलीहुड उनका अच्छा हो, अच्छी कमाई वो कर सके। तो ये सब एक कॉम्बाइंड पॉजिटिव चेंज हमें दिखाई दे रहा है। परिवार तो सिर्फ ये चाहता है कि वो एक अच्छी बीवी बने। मैं थोड़ा सा मैं आऊँगा फिर आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर नसरीन जमाल, आप जिस इलाके में जहाँ पहुँच नहीं है उन इलाकों में काम करती रही बहुत लंबे समय से, खास करके लड़कियों के बीच, महिलाओं के बीच, क्या प्रगति है इस सशक्तिकरण आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़े ड्रॉप आउट कम से कम हो, क्या प्रगति क्या है, क्या आप नोट करती हैं और किस तरह की मेंटलिटी वहाँ पर काम कर रही है? क्यों ऐसा नहीं, जो बराबरी का समाज था वह भी अपनी बेटी को नहीं पढ़ने देना चाहता है, क्या है ऐसा? जी, तो
इस पे थोड़ी बात करने से पहले और भी और बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या तो लड़कियों की बात करें तो हम कहते हैं कि शिक्षा एक मापदंड है, या शिक्षा से हम ये देखते हैं कि लड़की जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारा जो मकसद है, अगर वो हम देखेंगे स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ाई तो लड़कियां कर रही हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? जैसे आपने भी कहा कि शादियों वाली बात, तो लड़कियां पहले की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ रही हैं, या ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। जो अभी देखने को मिलता है कि पहले से ज़्यादा इनरोलमेंट की भी बात है, सरकारी स्कूलों में भी वो इनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्लास 8-9 के बाद में ड्रॉप आउट भी हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन मकसद क्या है? मकसद यही है कि उसकी शादी ऐसे घरों में हो कि एक पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए। तो ये कभी भी ये नहीं हुआ कि हम बराबरी की तरह लड़के और लड़की को हमेशा एक बराबरी की तरह सोच लेकर पढ़ाए। कभी भी इस नज़रिए से, या कहे कि हर घर या हर समाज इस नज़रिए से बहुत कम उसको आंकता है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे में जो बराबरी है, हम उसको बराबरी की तरह उसको आगे लेकर के जाए। क्योंकि समाज का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदल तो रहा है। महिलाएं पढ़ रही हैं या अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये भी तो है कि लड़कियां पढ़ेंगी, लेकिन उसका जो गोल है वो शादी तक ही सीमित कर दिया गया है। अगर कोई लड़के पढ़ रहे हैं तो वो कमाएंगे, फिर उसकी शादी होगी। लेकिन अभी ये सोच बहुत ही कम आई है कि लड़कियां पढ़ करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और वो खुद निर्णय ले सके कि वो शादी खुद से अपनी चॉइस से, अपनी पसंद से वो कर सके। तो तरीका बदल गया है, पढ़ाई का या शिक्षा लेने का तरीका बदल गया है, और ड्रॉप आउट कम है, पहले की बनिस्बत तो कम है। ग्रामीण क्षेत्र में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं। दूसरी बात है कि हम पढ़ाई के साथ साथ हम ये भी बात देखते हैं कि जो हमारा समाजीकरण है घरों से, या अपनी बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, हर जगह पे हमारा समाजीकरण तो हमेशा से वही हुआ है कि हम घरों का काम भी करें और पढ़ाई जड़ता भी। का सिद्धांत जो है ना, जड़ता का सिद्धांत तो रहेगा। किसी चीज़ को जो जड़ हो गया है उसको हिलाने में तो समय लगता है, वो समय लेने का है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद, खास करके पिछले 20 सालों में, 30 नहीं कहेंगे 20 सालों में अद्भुत चेंज आया है। खास करके लड़कियों को जो साइकिल दे दी गई, उसके बाद स्कूटी की बात आई, तो लड़कियां सचमुच उड़ने लगी हवा में। स्कूल कॉलेज में उनकी संख्या बढ़ गई और आई तो पढ़ने के लिए, अपने सशक्त होने के लिए। बाद में यहाँ क्या माहौल से वो गड़बड़ा गई, वो ज्ञान नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट लेके घूमना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन आई थी जिस उत्साह से, जिस जोश से, वो अद्भुत था। इस 20 साल का जो मेरा अपना अनुभव है पत्रकारिता का, फील्ड घूमने का, देखने का, उसके अनुपात में अगर आप बताएं कि आपके यहाँ जो संथाल परिणाम में काम करती हैं, वहाँ ड्रॉप आउट रेट इसलिए ज़्यादा है कि जैसे ही 8वीं क्लास जाते जब शरीर विकसित होने लगता है, लोग घर बिठा देते हैं जी। और हाल के दिनों में आप देखें इस विकसित समाज में सबसे ज़्यादा रेप बढ़ा है, सबसे ज़्यादा तेजाब फेंकने के मामले बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार के मामले बढ़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसको अगर ये देखें कि हाँ वो आगे निकल रही हैं, संथाल ऐसे बर्दाश्त नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब हमें मेरे अधिकार के बारे पता होता है और उसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं, कोई भी लड़की, तो फिर वहाँ पे ये होता है कि ये आगे बढ़ रही है, क्या वो एक अलग सा एक माहौल होता है कि हमें अपने अधिकारों के बारे जानकारी हुई, हम घर से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसमें अगर ये कह रहे हैं कि हम अपने खुद से अपने अधिकारों को लेना शुरू किए, पहले हमारे अधिकार किसी और के पास में थे, तो ये केसेस आप जो कह रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से इसको आका जा रहा है समाज में। लेकिन उससे अहम बात ये भी है कि जो संथाल का एरिया है वो बिल्कुल ही अलग रहा है। जैसे वहाँ पे चाइल्ड मैरिज केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, उसमें कमी अभी थोड़ी आनी शुरू हुई है, क्योंकि लड़कियाँ सशक्त हो रही हैं, अपने बारे में वो बात करना शुरू कर रही हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, एक जो बड़ी अच्छी बात है वो बात है कि आप लोगों ने जो फुटबॉल टीम खड़ी की, उस फुटबॉल टीम ने तो जादू किया। बिल्कुल, वो जाके खड़ी हो जाती हैं
गार्जियन के सामने कि नहीं इसकी जो है कम उम्र में शादी नहीं करने देंगे, रोकिए इस शादी को, नहीं तो हम थाना में चले जाएंगे। इसका प्रभाव भी पड़ रहा है जी। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था वो नहीं दिखा। अब आते हैं आपकी तरफ फिर लौट करके, तो आप मंजू जी से बात कर लें। मंजू जी कुछ आप बताइए अपना अनुभव और अपने कॉलेज का अनुभव, दोनों में क्या फ़र्क आया स्त्री सशक्तिकरण में और क्या उम्मीद देख रही हैं आप? हम आदिवासी जनजाति जी कौन से आते हैं, सबसे पहले हम आदिवासी हैं क्या इसको बतलाएं। आदिवासी एक रूढ़ी परंपरा को मानने वाला एक समूह है जो अपना पूर्वज से वही रूढ़ी परंपरा को मानती आया है। पर अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासियों का रूप बदला। हिंदुस्तान के हम दो रूप देखते हैं, एक भारत एक इंडिया। भारत के आदिवासी अभी भी वही रूढ़ी परंपरा मान रहे हैं, वही पुराना रीति रिवाज से अपना सब कुछ संस्कार मान रहे हैं। पर हम जो देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा वाले आदिवासी हैं, सीधे रूढ़ी परंपरा से अलग है। नहीं तो इंडिया तो बहुत पेनिट्रेट कर रहा है ना, इंडिया जिस तेजी से उसको हम भारत आदिवासी में को पेनिट्रेट मान कर रहे रहा है उसका क्या करिएगा? नहीं, फिर उस आदिवासी पर आते हैं। उस आदिवासी को हम देखते हैं, अभी भी वर्तमान समय में देखते हैं, आज भी वो दोनों तरह से लड़ रहा है। रूढ़ी परंपरा को भी मान रहा है और अभी आधुनिक जीवन को भी से लड़ रहा है। दोनों चीज़ से वो लड़ रहा है, रूढ़ी परंपरा को भी नहीं छोड़ रहा है, अभी के नियम कानून को भी नहीं छोड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बदलाव हम आदिवासी में ही देख रहे हैं। एक को हम देख रहे हैं टॉप में और आज हम नीचे आदिवासी में ही देख रहे हैं कि एक टॉप में है जो बहुत हाई में है और नीचे जो देख रहे हैं आज भी वो बालू हटा करके जीवन पानी पी करके जीवन बिता रहा है। तो सबसे ज़्यादा अंतर हम आदिवासी में ही देख रहे हैं। ये दोनों को समन्वय कैसे बिठाया जा सकता है? समन्वय, पानी पीने वाला और जो एकदम हाई वो पे बैठा हुआ है, दोनों आए बराबरी में और समझे कि वो आदमी है। पूरी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इस बात का कि आदमी को आदमी समझे। जब तक हम आदमी नहीं समझेंगे, आप हमको आदमी नहीं समझिएगा, तब तक आपका संवेदनशील व्यवहार नहीं होगा। आज रोज पेपर में प्रेस में देखते हैं कि उसको साथ वो प्रॉब्लम है, ट्राइबल के साथ अनेक कुरीति आ गई। बहुत देहाती एरिया में देखिएगा डॉक्टर नहीं जा रहे हैं, रोड नहीं है। ठीक है, सरकार का भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रोड बहुत अच्छा हो गया, पर अभी भी ऐसी जगह है कि रोड नहीं है। आप आए दिन नहीं, जहाँ सड़कें हैं वहाँ तो डॉक्टर पहुँचे ना। नहीं, तो नहीं, वो आदिवासी एरिया को भी देखिए जो अभी भी बिरहोर किनारे हैं, वो भी आदिवासी है। वो मेडिकल वहाँ नहीं है, मेडिकल नहीं है तो फिर वही भगत जादू टोना डाइन बिसाई आए दिन पेपर में देख रहे हैं। तो हम उसको दोनों से ले रहे हैं, मानना होगा। एक टेक्नोलॉजी जो विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का खास करके अल्ट्रासाउंड आने के बाद में ये शिकायत है कि इस कम्युनिटी में भी बड़े पैमाने पर गर्भपात हो रहा है, गर्भ किया जा रहा है। जिस बड़े पैमाने पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब स्त्री वो अगर भ्रूण है तो उस भ्रूण को निकाल दिया जा रहा है। कभी भी आदिवासी समाज में लड़की को कभी भी अड़चन नहीं माना गया, कमजोर नहीं माना गया। आदिवासी समाज ही ऐसा है जो लड़की का जन्म को खुशी मनाता है, कभी लड़की को कमजोर नहीं माना गया। यहाँ तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तो है ही, नमस्तस्यै नमो नमः भी है। जहाँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती भी हैं, यहाँ भी है। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हैं लेकिन वो पूजा करने की चीज़ है। वो जो है उनके जमात जो है उसको सम्मान करके हम आगे बढ़ाएं, बराबरी का दर्जा दे, वो नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ। हम अभी तक आदिवासी समाज का किसी में भी, जितना ट्राइबल है, चाहे मुराव हो, मुंडा हो, संथाल, लड़की के को भ्रूण हत्या का मामला मेरे नज़र में नहीं आया है। नहीं, हमको कई जगह जाते रहते हैं, वहाँ भी कंप्लेन ये मिला है कि लड़की पेट में है तो हाँ, वो अल्ट्रासाउंड जैसे जैसे पहुँच रहा है ना, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे पहुँच रही है वैसे वैसे चीज़ें बिगड़ रही हैं। बहुत सारी बाजार तो बताया ना आपने कि एक इंडिया है और एक भारत है। इंडिया में जो लोग घुस रहे हैं तो वो भारत पर दबाव बना रहे हैं ना। तो फिर आदिवासी को तो आप दो रूप में दे देंगे ना, दो रूप में दे दिए। जो अंग्रेजी शिक्षा ये संतुलन जो है ना, यही बैलेंस करना सोसाइटी की जिम्मेवारी है, सरकारों की जिम्मेवारी है कि उसको बैलेंस किया जाए। और इसी का विकराल रूप हम अभी देख रहे हैं। संतुलन कैसे बनाया जाए, इसी का विकराल कि रूप अगर डिप्रेस्ड कम्युनिटी से कोई जनप्रतिनिधि मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, तो उसकी जवाबदेही बनती है। जैसे कि द्रौपदी मुर्मू जैसे बनी, पहली बार उन्होंने कहा जब ये 26 जनवरी वाले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स बंद हैं जिन पर बहुत मामूली आरोप है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने की सजा होती है। बस यह कहा ना उन्होंने इतनी हिम्मत से, और जेलों में काम शुरू हो गए।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने आदेश दिया कि एकदम वार फुटिंग पर इस पर काम करो। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग दर्द भोग करके जा रहे हैं वो दूसरे के दर्द की बात अगर करें तो बात ज़्यादा बनने लगी। और महिलाओं ज़्यादा दर्द कौन भोगा होगा, कौन भोगता होगा? सबसे ज़्यादा उनको फीलिंग्स है इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ मीनाक्षी जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बच्चियां आती हैं, जो लड़के पढ़ते हैं, उन लोगों में समानता का व्यवहार क्या दिखता है, किस रूप में दिखता है आपको? जो आप पढ़ कर गए गैर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वहाँ पर, तो दोनों में फर्क दिखता है क्या? मैं फ़िलहाल 2 साल से तो मैं श्यामा प्रसाद में हूँ। अच्छा। 1 साल से सॉरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़िए में। मैं जब वहाँ ज्वाइन की थी तब जो इक्वेशन था वो तो काफ़ी कम था महिलाओं का, पुरुष ही ज़्यादा, बच्चे लड़के ज़्यादा थे। व्यवहार में, बिहेवियर, व्यवहार में जैसे दूसरे ऑफिसों में जिस तरह का रहता है, मैंने उसी तरह का थोड़ा सा भेदभाव तो देखा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हालांकि काफ़ी हाईली एजुकेटेड टीचर्स हैं, लेकिन एजुकेटेड लॉट होते हुए भी वहाँ महिलाओं के प्रति जो नज़रिया था, मैंने उसमें फ़र्क देखा। क्या कारण है कि स्त्री अगर बॉस हो जाती है, हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा करके आई, तो बॉस हो जाते चिढ़ होने लगता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अगर कोई स्त्री बॉस हो जाए तो? क्या कारण, आपको क्या लगता है? शायद ये पेट्रियार्की इतना ज़्यादा पेनिट्रेटेड है ब्लड में कि वो अभी तक उससे उबर नहीं पा रहे हैं। फीमेल को उसके आगे देखते हुए हम उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। उस चीज़ को अपनाने में और थोड़े साल लगेंगे। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि महिला ही महिला की दुश्मन कहीं ना कहीं हो जाती हैं, कहते हैं। हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ फैसिलिटेटर हूँ। मैंने भी ये बहुत बार आप मुझे सुना। नहीं, आपने ये शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन दिया था, तो ये सही बात है, ये कहते हैं। तो जैसे बेटी और सास और माँ और सास में जो फर्क है, वो शायद कहीं ना कहीं फर्क तो आ ही जाता है। सास माँ नहीं हो सकती है, माँ सास नहीं हो सकती है। कहीं कहीं बन जाती है। नहीं, माँ थप्पड़ मार सकती है, सास थप्पड़ नहीं मार सकती है, वो नहीं बन सकती जी, है। जी, जी। ये डिफरेंस है, ये रहेगा, हमेशा रहेगा। तो वो जैसे पिता के साथ बच्चों का संवाद, माँ के साथ संवाद में, डायलॉग में, दोनों में अंतर हो जाता है। जहाँ माँ के साथ खुलते हैं वहाँ पिता के साथ उतना नहीं खुल पाते हैं। हाँ। जो बहन के साथ खुलते हैं, भाभी के साथ खुलते हैं, उनके साथ जो खुलते हैं वो नहीं खुल पाते। हाँ, ये तो जो रेस्ट्रिक्शंस कुछ जगह हैं वो तो रहेंगे, हमेशा से रहेंगे। हाँ, थोड़ी भ्रांतियाँ टूट रही हैं कहीं कहीं और अच्छे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। तो जैसे वही है कि सास का अपने बेटे के प्रति या फिर पत्नी का अपने पति के प्रति जो व्यवहार है, अगर पत्नी अगर सास के सामने अगर बोल दे कि तुम मेरे लिए चाय बना लो, तो उस दिन शायद चर्चा का विषय बन जाए। तो वो विषय भी अब थोड़े बहुत टूट रहे हैं, जहाँ पे मेल थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, पुरुष थोड़ा सा परिवार टूट रहा है। सबसे बड़ा खतरा ये है ना, इस तरह के मामलों में परिवार में जिस ढंग से संबंध विच्छेद हो रहे हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक है। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए जो जड़ता है पैट्रियटिक सोसाइटी में जी, वो एक बड़ा कारण है जी, इसलिए कोई हिलना नहीं चाहता है, जी। कोई सत्ता छोड़ना नहीं चाहता है। देखिए, सत्ता जो उसकी बनी हुई है वो छोड़ना नहीं चाहता। ये मेरे ख्याल से अब चूंकि पुरुष और स्त्री दोनों ही कार्य क्षेत्र में है, दोनों ऑफिस के काम कर रही हैं, तो एक समय ऐसा आएगा, ऐसा विश्वास है कि एक समय इस तरह के अंडरस्टैंडिंग आएंगे जब परिवार के लोग उसके काम को और इनके काम को, दोनों के काम को, आदमी के काम को और औरत के काम को समझेंगे। वो थोड़ा समय लगता ही है नए जगहों में, नए एरियाज में एंटर करने में और उस चीज़ को समझने में। वो खुद नहीं समझेंगे तो शायद जब बेटी आएगी, बेटी के काम को, अब बेटी का नज़रिया उसके दामाद की तरफ में वो बदलेगा ही। वो मनुष्य की अपनी ह्यूमन नेचर है, बदलाव आना ही आना है। तो आप जहाँ ये काम करती हैं, इतने लंबे समय से आपको अपना काम का अनुभव है नसरीन जी, तो ये थोड़ा बताइए कि वहाँ पर किस तरह के सवाल लेकर के बच्चियाँ आती हैं, सवाल क्या होते हैं खास करके, और उसी सवाल से जुड़ा हुआ उनके सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो उन सवालों की रेमेडी कहाँ से मिल सकती है और कैसे उनको उन सवालों को उत्तर दे करके उनको समानता में ला सकते हैं? इसमें अगर देखें तो सवाल बहुत अलग अलग, क्योंकि इसमें कास्ट और क्लास दोनों की बात भी आती है, तो सवाल बहुत अलग अलग तरह के हैं। अगर कोई लड़की को क्योंकि हमारा जो काम है वो बिल्कुल ऐसे किशोरियों के साथ में रहा है जो कि घर से बाहर नहीं निकली हैं, वो भी किशोरियां हमारे साथ हैं, और जो किशोरियां स्कूल जा रही हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो सवाल आ रहा है, एक तो है कि हम कैसे घर से बाहर निकले,
हमें निकलने के लिए कौन सा रास्ता ये बनाना बाहर निकलने होगा। का तस्करी का मामला है, बच्चे जा रहे निकल नहीं, बाहर वो भी निकलना बाहर मतलब निकल- कि वो अलग, मतलब वो बात नहीं है कि हम बाहर निकल करके हम अपने आप को तस्करी वाले मामले की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर मेरे घर में मुझे ही पूरा काम करना है तो, और पढ़ाई के लिए भी जाना है, तो वो हमारे लिए एक बोझ की तरह हो रहा है कि हम उसमें घर का भी, adjustment उसमें कैसे? एडजस्टमेंट वाली बात है, कि बराबरी वाली बात है, भेदभाव की बात है, वो समानता वाली बात बिल्कुल यहाँ भी नहीं होती है। तो वो उन्हें घर का भी काम करना है, स्कूल में भी पढ़ाई करना है। मैं बेटा पढ़ने जा रहे थे, बेटी भी पढ़ने जाए, तो बेटा कोई काम नहीं कर रहा है तो बेटी भी कोई काम नहीं करे। माँ जैसे संतुलन बनाती है वैसे माँ पिता संतुलन जी, बनाए। ये बिल्कुल, क्या एक वो समानता वाली बात बहुत ज़्यादा आती है। दूसरी बात है कि उनको कोई स्पेस नहीं मिलता है घरों में बातचीत करने का, कि मेरी जो बात है वो कहाँ पे किनके साथ हम करें। वो उनकी जगह नहीं होती है कि कहाँ पे उनको अपनी बातों को स्पेस मिले, वो अपनी बातों आपके को साथ रखें। जो शेयर करती हैं जी। ग्रीवांसेस, बाहर नहीं निकल पाने का, स्कूल नहीं जा पाने का, स्कूल को कंटिन्यू नहीं कर पाने का, कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर पाने, क्या है कंप्लेन, क्या है उनका? कंप्लेन मतलब एक तो उसमें यही, एक तो सीधी वही बात है कि बराबरी की बात तो है। दूसरी बात, कंप्लेन उसको हम इस तरीके से नहीं सोचते, हम उसको सोचते हैं कि जब वो बाहर आ रही हैं या बातचीत कर रही हैं तो उन्हें भी पता है कि हमारा अधिकार क्या है, हमें भी जीने का अधिकार है, पढ़ाई का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ये सारे अधिकार के बारे उनको भी जानकारी होती है। कहीं ना कहीं हमारा संविधान भी ये कहता है और ये जानकारी भी उनको मिलती है। तो जब वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना शुरू करती हैं और वो एक तरीके से पहल करती हैं या मांग करती हैं, तो वो अड़चनें वहाँ से आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, जो बात हम लोग कर रहे थे पितृसत्ता वाली बात, बराबरी की बात, तो वो वहीं पे शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर बात वहीं पे आकर के हमेशा रुक जाती है कि तुम्हें बाहर क्यों ज़्यादा जाना है, तुम्हें पढ़ाई ज़्यादा क्यों करना है, क्योंकि तुम्हें तो जा कर के फिर घरों का ही ये काम जो सवाल करना है है। आप तीनों के लिए भी है, ये सवाल ये है कि लड़की के बाहर जाते ही पुरुष की सुरक्षा चाहिए या सत्ता की सुरक्षा चाहिए। यह जो लड़के के लिए सुरक्षा का सवाल नहीं है, वो रात में जंगल भी जा सकता है, घूम सकता है, वो कर सकता है। लड़की के घर से निकलते ही सुरक्षा का, और सोसाइटी लगातार इस चीज़ को स्थापित कर रही है कि तुमको हम अकेले तो नहीं निकलने देंगे और निकलोगी तो खा जाएंगे। ये जो है इसको कैसे संतुलित किया जाए? अगर हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हमारे पास फेहरिस्त है स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के अब तक टॉप लेडीज़ का, कहाँ कहाँ पहुँची, कैसे पहुँची, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया तभी आप लोग भी रिस्क लेकर के पहुँच पाए। हो सकता है कि इनके यहाँ इस तरह का वातावरण हो कि इनको भेज दिया गया हो पढ़ने के लिए और कोई दिक्कत नहीं आई हो, लेकिन बहुत सारे घरों में आज भी एक रिस्क लेकर जो आगे बढ़ी, जिसने रिस्क लिया वो गेन किया, नहीं रिस्क लिया नहीं गेन किया। ये सब सवाल आप लोगों के लिए भी है। आप बताइए कि आपके यहाँ आपके साथ जो शेयर करती हैं लड़कियाँ, किस तरह की बात शेयर करती हैं? सिर्फ वो पे पर्क्स की बात शेयर करती हैं कि मैडम हमारे इसमें करा दिए, ज़्यादा पे वाला है, इस पर्क्स करा नहीं, ये बात नहीं होती। हमारे पास जितनी भी लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए, वो अलग अलग तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आ रही हैं। कुछ ऐसे फैमिली बैकग्राउंड हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाते हैं, घर में उनके यहाँ पढ़ते हैं लोग, तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब वो एक स्पेसिफिक सोच नहीं है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो एक नॉर्मल टेन्योर है, बेटे पढ़ते हैं, बेटियाँ पढ़ती हैं। मैं एक दो बातें जोड़ी हूँ, जैसे कि अगर दोनों पढ़ के वापस आ रहे हैं या नौकरी करके वापस आ रहे हैं तो दोनों ही काम नहीं करेंगे वाली बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि माँ कोशिश करे कि थोड़ा काम में मदद बेटा भी कर दे, थोड़ा काम में मदद बेटी भी कर दे। वो वाली बात वहीं से निकल के आती है कि हमने बार बार सास बहू के रिश्ते को इतने गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि हम हमेशा कहते हैं कि सास माँ नहीं हो सकती। हमने प्रोजेक्ट ही क्यों किया? माँ और बेटी का रिश्ता अलग रहने दें, सास बहू का रिश्ता अलग रहने दें। हमने उसको इतना निगेटिवली प्रोजेक्ट करके रखा है कि हम मानते ही नहीं कि सास और बहू के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो सकती है। तो अगर मैं अपनी स्टूडेंट्स तक आती हैं, सास जो है ना, सास मलकिनी होती है, घर में बहू जैसे आती है मलकिनी होने की तरफ अग्रसर होती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमेशा से होता रहा है। ये होता है, लेकिन जैसे पुरुष सत्तात्मक समाज के बारे में बात करें कि पुरुष अपनी जड़ता से हिलना नहीं चाहता, उसी ढंग से ये रहेगा। ननद का भाई पर कब्जा रहता है और वो ननद को एक दूसरी लड़की छीन लेती है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। डाइल्यूट हो रही हैं धीरे धीरे। मतलब कहीं ना कहीं शायद मेरे पेरेंट्स आगे बढ़े होंगे, मेरी माँ, मेरी मौसी, चाची, ये लोग आगे बढ़े तो हमें ताकत मिली, हम आज आगे बढ़े। अगर हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है बिल्कुल, तो हमारे बाद वालों की, ये तो एक फाइट है जो अनएंडिंग फाइट है, जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। अगर मैं आप जो मेरे स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहे थे, हमारे पास मैं ज़्यादा करके देखती हूँ कि एक वो सोच के परिवार से आते हैं जिनके लिए बहुत ये बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं बेटी पढ़ा रहा हूँ ऐसा करके। वो नॉर्मल टेन्योर है, बच्चियाँ पढ़ेंगी, मास्टर्स करेंगी, नौकरी करने जाएंगी। पर हाँ, कई
कई लड़कियां ऐसी हैं जो परिवार से अपने फाइट करके, अपने राइट्स के ऊपर बात करके आगे निकल के आती है, फिर उन्हें वो प्रूफ करना पड़ता है। ये चैलेंज आता है कि उन्हें वो प्रूफ करना पड़ता है कि हम जिस सोच के साथ आगे बढ़े हैं और माँ पिता ने अगर सपोर्ट हमें कर दिया है तो पूरा परिवार कल होकर मेरे माँ पिता के ऊपर उंगली ना उठाए, मैं प्रूफ कर सकूं कि जिस काम के लिए मैं आगे बढ़ी हूँ वो काम सही से निकल सका है। क्योंकि हम डेवलपमेंट सेक्टर की पढ़ाई करवाते हैं और आधी जनता तो शायद समझती भी नहीं है कि एनजीओ सेक्टर क्या होता है, सीएसआर क्या होता है, एमएफआई क्या होता है, और लोग जानते भी नहीं है किस तरह की नौकरियों में क्या करते हैं और क्या जानते हैं। तो ये एक चैलेंज होता है और इस चैलेंज के साथ फाइट चल रही है। और कई साल होते होते अगर हम आज ये कहते हैं कि डेवलपमेंट स्टडीज़ के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज, रेगुलर कोर्सेज सब रन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो बदलाव आना शुरू हो गया कि 10 इंस्टीट्यूशन से आज 500 है। आज भी आप गांव में चले जाएं, कस्बों में चले जाएं तो लोग नहीं जानते डिप्टी कलेक्टर कैसे बना जाता है। हाँ, होता है। बिल्कुल। सिपाही कैसे बने इतना पता हाँ, है, उन्हें पता है। दरोगा बनने का पता है, टीचर मिलिट्री बनना में भी जाने पता का है। पता है, टीचर बनने का पता है, उससे आगे सोच ही नहीं है ना। इसलिए कि स्कूल में जो गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी ने भी ये नहीं सोचा होगा, गुरुजी चले गए गुरुजी बन करके, उनकी दृष्टि जब तक नहीं खुलेगी तब तक बच्चे की शिष्य की दृष्टि कहाँ से खुलेगी। हाँ, तो जब हम लोग बच्चों को लेकर के आप रूरल जहाँ कैंप हैं जाते वहाँ हैं, इस तरह के परिवार से आते ही हैं लोग, जहाँ हाँ। की ये ग्रीवांसेस कम होने की गुंजाइश है। लेकिन हम जिस बड़ी दुनिया के बारे में जो मंजू जी ने कहा कि वो क्या नाम है भारत, तो हम उस भारत के बारे उससे भी नीचे जाकर हिंदुस्तानवा के बारे में बात कर रहे हैं। वो हिंदुस्तानवा जो है उस हिंदुस्तानवा का क्या है, नहीं, तो और वो वही होता तो है। है जो हमारी रीढ़ है, वही किसान है, वही मजदूर है, सब कुछ तो वही है जिसके बदौलत हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो अगर चीज़ों को नहीं समझेगा, उसके पास ये अगर कम्युनिकेट नहीं होता है कि कैसे बनना है। मैं इसमें बस एक एग्जाम्पल रखूंगी। हम लोग कई बार कई सारे चीज़ों को लेकर के गांव तक जाते हैं और वहाँ पे अपना हम लोग कैंप करते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, बात करते हैं। कई लड़कियाँ निकल के आती हैं कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई कैसे की जा सकती है, हमें नहीं पता है कि इसके लिए आगे कैसे बढ़ते हैं। तो फिर ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से उन चीज़ों को आगे लेके जाएँ, उनको बताएँ, उनको समझाएँ कि कैसे होता है। हमारे कई सारे इंटरवेंशन हैं जो अर्बन स्लम में है, रूरल फील्ड वर्क में है। तो जब भी हम वहाँ जाते हैं अपने दायरे के अंदर रह करके वहाँ की लड़कियों के बीच ये काम हम लोग करते हैं कि उनको बता सकें कि किस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़े। नसरीन जी से जानना चाहते हैं, लड़कियां किस तरह के इस तरह के करियर के बारे में कोई सवाल पूछती हैं कि आपसे क्या करना है? बिल्कुल, कैरियर के बारे में, क्योंकि हम उनके साथ ये बात भी करते हैं, क्योंकि जहाँ उसके एस्पिरेशन की बात बिल्कुल होती है कि हम पढ़ाई करने के बाद में हमें क्या करना है। तो एक तो वो अपने घरों में यही देखती हैं कि मेरे घर में टीचर है, नर्स है, वही देखते आ रही हैं, तो उन्हें लगता है यही कैरियर है। उससे आगे कुछ सपना ही नहीं है, उसके आगे का सपना वो सोच नहीं पाती हैं। तो वो उनको हम ज़रूर बातचीत करते हैं और हम बिल्कुल बताते हैं कि छोटे छोटे लक्ष्य कैसे बनते हैं, फिर बड़े लक्ष्य की ओर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जो लड़कियां लौट करके दिल्ली, मुंबई महानगर से आई, उनके दिमाग में इस तरह के सपने आए क्या कि नहीं आए? उनके दिमाग में भी नहीं आए। वैसी लड़कियों के साथ मेरी बहुत कम बातचीत हुई है, लेकिन सपने तो बिल्कुल आते हैं कि मंजू जब जी से पूछते हैं। मंजू जी, कॉलेज में करियर के बारे में लड़कियां बात करती हैं कभी आपसे? क्या करना, किस तरह के, खास करके किस तरह की बात करती हैं चीज़ों पर? डिप्टी कलेक्टर बनने की बात करती हैं, पीसीएस की, यूपीएससी के बारे में बात करती हैं, साइंटिस्ट बनने की बात करती हैं। 6000 स्टूडेंट है, उसमें 50% लड़कियां हैं, और वैसी लड़कियां ज़्यादा हैं जो सीधे देहात एरिया से आती हैं। वैसे एरिया है जो पार्ट टाइम रेजा का काम कर रही है, वैसे एरिया है जो मेड का काम कर रही है, और उन लोगों को पढ़ने का इतना इच्छा है। हम शायद दूसरा कॉलेज को जाने नहीं है, मेरे कॉलेज में देखे हम, इतना इच्छा है। 5 मिनट भी अगर स्टाफ रूम में कोई मैम मेरा क्लास है, चलिए चलिए। नतीजा क्या हुआ, 17 में जब मेरा पीजी शुरू हुआ, अधिकतर विभाग में लड़कियां गोल्ड मेडल लाई। इतना इच्छा है उसको पढ़ने का। और वो लड़की इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल लाई जो मेकेन में का एक ठो सर्वेंट क्वार्टर में रह करके मेड का काम करती थी। हम लोग के लिए इतना बड़ा वो उपलब्धि था। जब हमारी नैक टीम आई तो हम लोग इसको बतलाए कि हम लोग पत्थर से को तराश के हीरा बना रहे हैं। कहे कि कोई भी क्रीम बच्चा नहीं था मेरा, अधिकतर किसान का बच्चा, मैक्सिमम किसान का बच्चा, लेबर का बच्चा, उसको इच्छा है पढ़ने का, विशेषकर लड़कियों का। जब भी हम हर क्लास में घुसे लड़कियों का संख्या ज़्यादा है। और एक बात है, और उसमें ट्राइबल बच्चियाँ ज़्यादा है। ट्राइबल के बारे में बोला गया, उसको कभी पर्दा प्रथा नहीं है।
कभी आप भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं, हम अभी तक हम इतना ट्राइबल के बीच गए हैं, लड़की का जन्म को खुशी मनाया जाता है, मेरा रीति रिवाज है, ये रहा है, इसमें कोई दो मत खुशी नहीं, मनाया अभी जाता अभी भी है, पर अभी भी है। एक बात हम बतला दें, अंग्रेज के समय में खादी कपड़ा पहनती थी पर रेप का केस नहीं था। आज हम 21वीं सदी में मंगल ग्रह में जा रहे हैं और ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं, रेप का संख्या ज्यादा है। क्यों हो रहा है क्यों? ये? हाँ, मेरा कुरीति है, कुछ मेरा में खराबी है, दामनी हत्या हो रहा, दामनी हो रहा है। हाँ, क्या कह रही है रजती जी आप? नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी सोच रखती हूँ कि क्या सिर्फ कारण ये है कि रेप ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए रेप केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, या शायद जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अब इस चीज़ों को लेकर के सोचने लगे हैं और दरवाजे में लड़कियों को बंद नहीं कर दे रहे हैं, अब आगे आ रहे हैं और केस को रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए आपके पास नहीं, डेटाबेस में दोनों काम चीजें ज़्यादा हैं, है। दोनों तो चीजें ये हैं। दोनों का दोनों एक चीजें हैं और पैरेलल उसकी चलना मात्रा पड़ेगा। ज्यादा है, उसकी मात्रा ज्यादा है इसलिए कि घर सिर्फ में ये कह निकलने, देना कि हम आगे बढ़ रहे हैं और नहीं इसके नहीं, रेप घर के केसेस आगे निकलने हो के रहे हैं। अवरोध के रूप में, उनको सजा के रूप में ये दिया जा रहा है। ये यह भी मैं ये- मना ये- नहीं करती है, नहीं है, पर कारण कहीं ना कहीं शायद ये भी है कि लोग अब बहुत जागरूक होते चले जा रहे हैं। अब उन्हें पता है कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ या मेरे परिवार की किसी लड़की या जानकार में किसी लड़की के साथ हुआ तो अब उसे बंद नहीं कर देना है, हम आगे आते हैं, हम उसे रजिस्टर करते हैं और केस को आगे लेके जा रहे हैं। ये भी एक सोच आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस भी हो रहा है। सिर्फ ये कहना कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, आपकी बात ही सही हो, हम लोग यही चाहेंगे आपकी बात नहीं, सही मुझे हो। ऐसा लगता है कि सिर्फ लेकिन ऐसा लगता नहीं है, जो प्रैक्टिकल है, जो हम लोगों का देखा भोगा हुआ है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें इस तेज़ी से बढ़ी हैं कि अकल्पनीय है। मैं तो 40 साल से जान रहा हूँ झारखंड को, झारखंड के लोगों को, झारखंड की कम्युनिटीज़ को, और कभी भी ऐसा, इसलिए नहीं कि अखबार बहुत सारे खुल गए, पहले भी अखबार थे, पहले मीडिया हाउसेस थे। पर वो अखबार एक आया कि हम रेसिस्ट करेंगे, ये रेसिस्ट करने का आया कि हम इसको, हमारी गलती नहीं है, जिसने गलती की है उसको सजा मिले, यह एक बड़ा कारण है। लेकिन चूंकि उसका निकलना पहले ऐसा नहीं था कि पहले नहीं निकलती थी, वही जाती जंगल से लकड़ी लेकर के आती बिल्कुल थी, आती वही थी। बकरी चला के लाती थी, वही सारा कुछ करती थी। लेकिन अब शादी में आई हुई है, पकड़ के ले गए 5-6 लोग और उसके साथ रेप करती है, क्या है भाई? हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि नहीं ये- होता है, मगर ये- लेकिन समाज में जागरूकता भी ज्यादा आई हो रहा है। है। हाँ, वही क्या हम अभी जो इतना सब कुछ पारदर्शी दिख रहा है, जो चीज़ हमको 60 साल 50 साल में जो चीज़ हम नहीं देखते थे, आज मेरा टीनेजर बच्चा देख रहा है। सबसे बड़ा कारण वही है, टेक्नोलॉजी। हर चीज़ को गलत तरीके से दिखाया गया और हर चीज़ में बिना, अच्छा भी है बुरा भी है, बुरा चीज़ को कम उम्र का बच्चा ज़्यादा फॉलो किया। ट्राइबल समाज में कभी भी नहीं दिया था। ट्राइबल समाज में नदी में नहाने जा रहा है तो वहाँ पर जा रहा है लड़का के लिए, वहाँ जा रहा है लड़की के लिए, लड़का लड़की कभी नहीं जाता, लड़का लड़की के जाना, इतना अच्छा सिस्टम है ट्राइबल में। पर जब से मेरे पास बहुत आधुनिकीकरण आया, सब कुछ जाने, तो वही तो है ना, बाजार और टेक्नोलॉजी को आप बंद नहीं कर सकते ना किसी हाँ, एक पर- community हाँ, को, लेकिन सब- वही हुआ। सबके पास लेकिन जाएगा। टेक्नोलॉजी को हम गलत मतलब करण- नजरिए कारण से हुआ। ना देखें, दोनों हाँ, उसका पहलू हाँ, है, जैसे देखे ना, दोनों समाज में दोनों देखे पहलू। कि- और सबसे बड़ा चीज उसको ना हम थोपे समाज को कि वो नहीं, जैसे कि विकृति ला रहा टेक्नोलॉजी है। में अल्ट्रासाउंड आया, तो अल्ट्रासाउंड का काम क्या है? बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, शरीर में क्या बिल्कुल। बीमारी, उसका पता करना है। सबसे बड़ी बिल्कुल। एक बात आप बोलिए, बीमारी लगा लीजिए, ये अच्छी तो चीज़ है। सबसे बिल्कुल। बड़ा चीज लेकिन में ये मोबाइल में हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं मोबाइल में क्या क्या चीज आ रहा है। एक अंगुली दबने से अच्छा चीज देख रहा है, एक अंगुली दबने से गलत चीज देख रहा है। तो हम बच्चा को वो शिक्षा दे कि उस अंगुली को ना दबाओ कि वो गलत चीज आएगा। सबसे ज्यादा यहीं से बच्चा का बर्बाद हो रहा है, टीनेज का बच्चा। लेकिन मेरे नजर एक- से, आपकी नजर में क्या है वो हम इसको इंड करेंगे यहाँ पर, इस बहस को आगे ले जाएंगे, दूसरी बात लेकर जाएंगे, सशक्तिकरण कैसे आगे बढ़ाया जाए। वो ये है कि वो जो आप कह रही हैं, जो कोरोना पीरियड आया ना 2 साल का, हाँ, वो एक बड़ा कारण है मोबाइल पहुंचने का भी, वो बड़ा कारण है एकांगी होने का भी। जैसे जैसे अकेले होते गए, समूह टूटता गया, घर परिवार से रिश्ता नाता कम होता गया, वैसे ये चीजें उसके बाद देखिए बहुत घटना बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ी है। ये 2 साल जो पिछला गुजरा हम लोगों का, 19 और 20 और पढ़ाई 21, मोबाइल में 20 हो और गया। 21, ये 20 और 21 जो गुजरा हम लोगों के साथ, वो बहुत भयंकर था। तो उस वजह से वहाँ लगभग अब सबके पास स्मार्टफोन किसी न किसी रूप में पहुँच गया है, और अब तो किस्त पर मिल रहा है, इसलिए सबको हर कोई खरीद सकता है, 10 रुपया महीना देकर के खरीद सकता है, 20 रुपया महीना। हम ये कह रहे हैं कि अब हम इस बहस को इस तरफ टर्न करें कि सशक्तिकरण का जो सरकार का अभियान चल रहा है, या गैर सरकारी संगठन चला रहे हैं, या स्कूल कॉलेज में इसकी जरूरत मानी जा रही है, इसको और कैसे बल दिया जा सकता है, खास करके बराबरी के मामले में। जैसे नसरीन जी थोड़ी देर पहले जब हम लोग अलग बैठे हुए थे, बता रही थी कि हम वहाँ पर कोर्सेज पहले जो था कि राम स्कूल जा सीता पानी ला, उसमें ये बहुत सही है। चेंज लाने की बात हुई है कि बेटा और बेटी
दोनों को समान ये लगे कि जा रहे हैं, दोनों स्कूल जाएंगे और दोनों के लिए खाना बनेगा, सिर्फ बेटी नहीं लिए बेटा भी लगे उसमें। इन सब चीज़ों को कैसे जुड़ा सकता है कॉलेज स्कूल में जो है कि अगर ये होता रहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, लेकिन जैसे प्रबंधन को यह पता चलता है, एडमिशन को यह पता चलता है, वैसे उस पर सख्त कार्रवाई हो बच्चे पर कि ताकि वैसा नहीं, और यह वातावरण दिया जाए कि वहाँ खुल कर कोई अपनी बात कह सके। जो इनकी शिकायत है कि लोग शिकायत ही नहीं कर दबा के बैठ जाए, वो कंप्लेन करे और कंप्लेंट इंटरटेन हो, उसका रिडर्सल हो, नहीं ये रास्ता क्या हो सकता है? नहीं, जैसे अभी गवर्नमेंट के सरकार ने एक उपाय किया है, सरकार ने उपाय किया, हर स्कूल कॉलेज में कहा है कि आप एक सेल बनाइए, आईसीसी होना है। हाँ, जहाँ पर वो इस तरह कंप्लेन आएंगे और लोग उसको ये करेगा क्या करना है आगे, कैसे बढ़ाना है इन चीज़ों को। लेकिन लगभग सब जगह सुसुप्तावस्था में है, कुछ जगह छोड़ दिए जहाँ एक्टिव है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर सुसुप्तावस्था में, जो हमारे घूमने फिरने का दायरा रहता है सरकारी ऑफिस में या दफ्तर हो वो। तो इसको कैसे और मजबूत बनाया जाए, और मानसिक रूप से जो घर परिवार है वो कैसे उसको मजबूत बनाए। जैसे नसरीन जी बता रही थी अभी ना कुछ चीज़ें कि जो सवाल आता है उसको एडजस्ट करती हैं तो माँ बाप के साथ, बच्चियाँ जाकर कहती कि नहीं नाबालिग की शादी मत करो, उसको दिमाग को हमने बनाया उस ढंग से। ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबिलिटीज है? बोलिए राशिदी, शुरू करिए आप। नहीं, आप जिस तरह नहीं, से- आप सोचना चाहिए, सोच लीजिए। नसरीन जी की तरफ जाते हैं हम। हाँ, नशीन जी हाँ, के लिए सोच रहे हैं। अब बिल्कुल, तो अभी आपके साथ भी बात हो रही थी कि जो हमारी अभी की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी ये कह रहे हैं कि हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। तो एक सरकार ने भी इस पे बहुत सोचना शुरू किया है और उस पर पहल करना शुरू किया है कि ये सारी बातें स्कूलों में कैसे पहुंचाई जाए। उसके लिए एक अलग सेल भी है जहाँ पे उस पर काम भी किया जा रहा है, करिकुलम बनाया जा रहा है, जो हम सब मिल कर के उस पर काम भी कर रहे हैं। और वही बात की हम कहते हैं कि मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल। अब दोनों का पैसा है, दोनों की रोटी है, तो हमें बराबरी की बात करने की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल आती है। तो उसी के तहत हम वही शिक्षा जो हम हर लड़के को दे और लड़की को दे, ये सरकार उस पर पहल कर रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये तो है कि किताबी शिक्षा की बात है। किताबी शिक्षा के साथ साथ हम घरों से ही इसकी शुरुआत अगर करते हैं कि हम वैसे ही सामाजिकरण की बात शुरू करें, क्योंकि एक हमारा नज़रिया शुरू से रहा है कि अगर हम बाहर से थक कर भी आते हैं तो हम मेरा नज़रिया, हम ना कहते हैं कि बेटी पानी दे, लेकिन मेरी आंखें कह जाती हैं कि पानी कौन हमें पिलाएगा। तो हम अपने नज़रिए को भी बदलना शुरू करें, वहाँ से ही हम समानता की बात लाना शुरू करें, तो शायद ये बदलाव आएगा। दूसरी बात है कि काफ़ी दिनों से हम अपने राज्य में देख रहे हैं कि जो एक महिला आयोग यहाँ पे हुआ करता था, जहाँ पे बहुत सारी बातें, जो भी बातें होती थी वो उस आयोग में आकर के उनको भी ये मिलता था, लेकिन वो काफ़ी दिनों से बंद है। हमें लगता है उसे भी शुरू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीधा मतलब सरकार के साथ में बात करना, हम सब लोग हैं मिल करके उसके साथ में बात कर सकते हैं। तो घर से शुरुआत करें, स्कूलों में बात करें, ये हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हम बराबरी की ओर बढ़ सकेंगे। क्योंकि समाजीकरण जैसा होगा, हमें शिक्षा जैसी मिलेगी, हम वैसे ही हमारी आगे होगी। सशक्तिकरण को और कैसे गति दें, कैसे बढ़ाएं उसको? हम इस पुरुष प्रधान समाज में हम यही बोलना चाहेंगे कि आधुनिक पुरुष वही है मेरे नज़र से कि औरत को बराबर का दर्जा देता है, उसको पढ़ाने लिखाने में हर चीज़ में बराबर का दर्जा देता है। हम आज लड़ ले कि हम महिला सशक्त हो गए, पर हम शायद आप लोग पुरुष के बीच में अभी हम सशक्त होने के लिए, हम तो अकेले हैं भाई, जितना दबाना है आप प्रधान में, पुरुष प्रधान समाज में, पुरुष प्रधान समाज में कहीं भी कोई संस्थान में महिलाएं का संख्या ज़्यादा है, वो संस्थान बहुत अच्छा चलता है। आप लिख लीजिएगा, बहुत सिस्टम से। हम पुरुष का शिकायत नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं सिस्टम से चलाते हैं। जिस काम में है महिलाएं बिस उसी पर जाती है। कह के ये बोला जाता है ना, महिला यहाँ से देखती है, परिवार से बाहर निकली तो उस संस्थान तक देखती है, पुरुष वहाँ से आगे देखता है। आदिवासी समाज में पुरुष को सूरज माना गया है, महिलाएं को धरती माना गया है। धरती हर कष्ट सह करके वो अपना बच्चा का पालन पोषण करती है। पुरुष वहीं से देखता है, सबको रक्षा करने वाला सूरज।
जलाता भी है। जलाता भी है, ग्रहण भी लगता है सूरज में भाई, पृथ्वी में कभी सूरज में ग्रहण। लेकिन इसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। हम पर एक बात सुरक्षा है, खुद ग्रहण करते तो हम हैं नहीं बता अपनी। सकते हैं, हाँ। ग्रहण- बिल्कुल, पर एक सुरक्षा बात हम बता अपनी दें, करते हैं। महिलाएं को किसी भी समाज में अगर महिलाएं को प्रताड़ित किया गया है, वो समाज झेला है उसको। महिलाएं ही परिवार बनाई हैं, परिवार से ही समाज बना है। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं को तंग किया जाए तो वो समाज बहुत आगे तक, हद तक आगे बढ़ना मुश्किल है। परिवार ही खुश नहीं रहेगा तो पुरुष भी कभी खुश नहीं रह पाता है। सिंपल सी बात है। तो हम समानता की बात कर रहे हैं। आज अंग्रेजी शिक्षा के बाद हम बराबर का दर्जा, पहले भी मेरा बराबर का दर्जा था भारत के इतिहास में, और ट्राइबल समाज में शुरू से ही था कि महिला को बराबर का दर्जा दिया गया। भारत में ही ऐसा रहा। पर जब से अंग्रेजी शिक्षा आया, हम लोग पढ़ते गए, उसके बाद अभी तो हम इस हालत में है कि लड़कियां ही सब जगह आगे है। फिर भी पुरुष को दिल में अड़चन लगता है कि महिलाएं क्यों हैं भाई। हर पुरुष को लगता है, आपको भी लगता है, आप लोग को भी लगता है, आपको भी लगता हमको है। नहीं लगता, हमको लगता नहीं, है। लेकिन और उसमें उसको बुला लेते हैं। नहीं, वो आगे की बात मतलब कि पावर कंट्रोल कहाँ पे है, हाँ, हाँ। उस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा पावर हमारा कहाँ है, कंट्रोल हम कहाँ से हो रहे हैं। तो वहाँ पे समानता लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसे हमें सोचना पड़ेगा। हम सिर्फ ये ना सोचे कि पावर कंट्रोल एक के हाथ में होना चाहिए, हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कर सकते हैं। वो दोनों के बिल्कुल, हाथ में वही, पावर हो। खुशहाल रहता है, एकदम। जिसमें तो दोनों क्योंकि का- अगर हम एक के ऊपर नहीं, वो कॉन्सेंट्रेट पावर करेंगे तो अगर- मुश्किल हो जाएगी। अगर रूढ़िगत समाज से बात करिएगा, देखिएगा तो वहाँ पावर है। घर की मलकिनी है वो, सब कुछ उसी के हिसाब से चलता है। नहीं, कैसे तो चलता मैं है? बता नहीं, मैं बहुत छोटा एग्जांपल दूंगी। घर का किचन बन रहा है, किचन का स्लैब है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी? आपने कभी सोचा उस घर की महिला की हाइट कितनी है और उसके हिसाब से उसकी नहीं, ऊंचाई महिला बनाए? तय करती है। नहीं, वो महिला मैंने तय तो करती नहीं है, देखा। राजमिस्त्री नहीं, तय करता है। राजमिस्त्री तय करता है अपनी ऊंचाई से। जब वो रोटी बेल रही है तो उसके कंधे में तकलीफ हो सकती है। राजमिस्त्री और महिला दोनों मिल, हाँ खैर सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, हमारा अपना नहीं, एक्सपीरियंस। हमने कुछ ऐसे घरों को देखा जिसकी ऊंचाई ज्यादा है और महिलाओं की हाइट कम है, हो तो उन्हें तकलीफ हो जाता है घर के काम करने में। देखिए, बराबरी कह देने से बराबरी आ नहीं। नहीं जाता है, एक बार वो बताया सोच में ही बदलाव लाना बिल्कुल है। बिल्कुल जमीनी मेन स्तर मेन पर चीज हम वही बात करें। थॉट हमारा जब, हाँ जी बताइए। आज हम रेजा और कुली का बात करते हैं, जो हम बोलते हैं ना 56% वही लेवल के लोग हैं। अभी आप कुल्ली का रेट है 440 रुपया और लेडी का रेजा का है 350। बराबरी बराबरी करनी है, बराबरी। एकदम वो सही। भी 10 लेकिन फीटा बोल रही है, नहीं, वो भी 10 फीटा उसके बोल करके तुलना 10 में तल्ला वो जा रही है। राजमिस्त्री और मजदूर काम कर रहा है, उससे ज्यादा काम ज्यादा कर काम रही है, ज्यादा कर रही है। आगे जा रही है। हम कहा छोटा सा चीज को तो काम बराबरी ज्यादा नहीं कर दे रही रहे है और हैं। उसको नीचे भी देखा जा रहा है। आप ये एक उसको सवाल है, इसको 10 कौन फीटा तय वो करेगा? चढ़ करके 3 तल्ला में जा रही है, लड़का कुल्ली भी जा रहा है, बराबरी कहाँ है भाई वहाँ? देखिए, यहाँ पे सोच इस तरह की है। आप सोसाइटी में रेप केसेस का बात कर रहे हैं, जिसका रेप हुआ है उसको सोसाइटी ही इतना नीच की तरह देखने लगता है कि इसके तो हरकत ही ऐसे थे। वो जो रेप किया उसके लिए, नहीं, उसके कभी तरफ ये नजरिया कभी नहीं रहता है। तो सोच में बदलाव कहाँ है? हमारा कानून इतना वही सख्त तो कह क्यों रहे हैं, नहीं इन है? चीजों को हम बहस जो कर रहे हैं, इसीलिए कैसे बदलाव आएगा। कानून को सख्त करने की नहीं, कानून जरूरत तो है। कानून इस निर्भया कांड से ज्यादा सख्त कानून नहीं हो सकता। आपको जी, कानून को दिल्ली की इतना बात सख्त है, करने वो के बाद हम निर्भया लोकल की कानून- बात करें। नहीं, पोक्सो और निर्भया कानून जो बना, उस बनने के बावजूद आप देखिएगा कि रेप के साथ मर्डर, रेप के साथ जला देना, तेजाब की संख्या बढ़ी है। तो सिर्फ कानून बना देने से बात नहीं बनती है, बात बनती है आदमी का दिमाग बदलने से। बिल्कुल। तो दिमाग कैसे बदला जाए, दिमाग को कैसे ठीक किया जाए, असल चीज ये है। वो घर, एक तो स्कूल, स्कूल परिवार है, सब लेवल कॉलेज में है, सोच घर बदलने की परिवार है, जरूरत है। यहाँ से चीजों की शुरुआत हो। शुरुआत वही है ना, न्यूक्लियर आइडेंटिटी है ना। आप इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं, फैमिली आते हैं, सोसाइटी आते हैं, कम्युनिटी आते हैं, करते स्टेट और सेंटर तक चले जाते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ये चैनल चलाना पड़ेगा। अगर आपके मेरे घर में ये शुरुआत होगी, गांव के लेकिन हर एक घरों और में चीज शुरू है होगी। कि सरकारें महिलाओं के लिए जो फंड देती हैं, सबसे ज्यादा फंड देती हैं, लेकिन सबसे कम खर्च उस फंड पे होते हैं। तो कागज क्योंकि पे तो बहुत कंट्रोल दिक्कत करने है। वाला कोई और है, मुखिया पति। ये कहाँ? नहीं, अभी ये concept हमारा जो आपने बजट सुना आया होगा। है, उस बजट को अगर आप देखेंगे तो लगभग बजट का 15.9% एजुकेशन को दे दिया गया है। पर एग्जीक्यूशन होता है कि नहीं होता है? विमेन एंड चाइल्ड को लेकर के हमारे पास 2-3 बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए गए हैं, न्यूट्रिशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के। पर हम कितना हद तक इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं? कागज पे तो सब दिख रहा है। चलिए But अपने अपने execution- रिकमेंडेशन वहाँ शुरू करिए मीनाक्षी से, एक एक रिकमेंडेशन दीजिए, एक एक मिनट में हमारा टाइम खत्म हो रहा है। चलिए बताइए क्या किया जाना चाहिए स्कूल, कॉलेज और परिवार के लेवल पर। तीनों बराबर लेवल पे सोच को बदलने की जरूरत है कि महिलाओं के प्रति वो सोच अलग रखें। वो अगर आप उनको घर से बाहर निकलने दे रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस के साथ में उसको भेजें कि कुछ भी होता है आप बताओ, हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। और पुलिस के पास में भी अगर हम FIR करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए कम्युनिटी को।
कुछ भी हो जाए, वो स्कूल में भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होने चाहिए कि कुछ हरकतें होती हैं तो स्कूल का, कॉलेज का एक सिस्टम या फिर सेल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी सबकी आवाज़ सेल, वहाँ पे सुननी बिल्कुल, चाहिए और निष्पक्ष होकर के सुननी चाहिए और इस मंजू तरह जी। के एग्जाम्पल सेट करने होंगे। मेरा अपना भी था और हम अपने लिए भी सोचते हैं कॉलेज के लिए कि पेरेंट्स मीटिंग होना चाहिए। कुछ हर विभाग को, अलग अलग जो विभाग है उसके साथ पेरेंट्स मीटिंग होना चाहिए। और ठीक है, गांव का गार्जियन का पढ़ा लिखा नहीं है, वो रूटीन फॉलो करना चाहिए कि मेरा बच्चा का क्लास इतना बजे। गार्जियन का भी जरूरी है कि वो रूटीन देखे कि मेरा बच्चा का क्लास इतना बजे है और इतना बजे घर आना चाहिए। ये रूटीन जरूर फॉलो होना चाहिए। लड़की आज भी, हम पढ़ी लिखी हैं, इस जगह बैठे हैं, तब भी लड़की थोड़ा पर्दे में रहने की है इस पुरुष प्रधान समाज में। इसीलिए हर गार्जियन का दायित्व है कि उस रूटीन को जाने कि मेरी बेटी कितना बजे जाती है और कितना बजे आना है उसको। मेरे कॉलेज में एक ये हुआ था कि माँ जानती थी कि कॉलेज जा रही है, वो बच्ची का मर्डर होता है लोहरदगा का स्टेशन के पास, मेरी बेटी गई है, कहीं गई होगी, पता चलता है कि मेरी बेटी का लाश है। तो हर गार्जियन को, बेटी के लिए विशेष, हर के लिए, बेटा बेटी दोनों के लिए, पर हर गार्जियन का दायित्व है और हम टीचर लोग का भी दायित्व है कि गार्जियन के साथ कभी कभी हम लोग पेरेंट्स मीटिंग की तरह मिले कि वो आपका तो बच्चा करना है कि कितना PTM जाना। तो होना ये ही मेरा अपना सोच है कि हम स्कूल कॉलेज में नसरीन इसको जी। ध्यान दें। मेरा हम घर से ही शुरू करते हैं। लड़के और लड़की को हम बराबरी का दर्जा दें, उनके साथ हम खुल कर के बात करें। जैसे हम लड़कों के साथ में बात करते हैं, उनको आगे बढ़ने की बात करते हैं, उसी तरीके से हम लड़की को भी दें और एक दोस्ताना माहौल घर का ही बना कर रखें। और स्कूल में भी वही शिक्षा जो लड़कों को दे रहे हैं हम लड़कियों को भी दें, तो शायद वो हम रास्ते एक बराबरी की दर्जा पे जा पाएंगे। मैं थोड़ा सा इसमें बस जोड़ना चाहूँगी क्योंकि कई सारी चीज़ें कही जा चुकी हैं कि हम पुरुषों को अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि हम अगर आगे निकल कर आ पा रहे हैं तो हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हाँ, सही है, कई लोग अभी भी पैट्रियार्कल सोच के साथ हैं, उनके साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। पर कई पुरुष अपनी सोच अब बदल चुके हैं और उसके कारण ही है कि कई महिलाएं घर से बाहर, बच्चियां घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। वो पिता, भाई, ससुर कुछ भी हो सकते हैं। तो हम बिल्कुल ये ना सोचने कि पुरुष हमारे दुश्मन हैं, पर वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। हम इस सोच को भी साथ में रखें, लेकिन हाँ, जिनके साथ काम करने की ज़रूरत है उनके तरफ हम अपना हाथ बढ़ाएं और आगे बढ़ें। पूरे सोसाइटी में स्त्री और पुरुष को अलग करके देखा नहीं जा सकता है, उसके बगैर सृष्टि नहीं हो सकती है। लेकिन सृष्टि जिन दोनों की वजह से होती है, दोनों के बीच में समानता रहे। तो बीच बहस में आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।